Hi, my name is Anuj Kumar Kushwaha, BTech in Computer Science and Engineering from National Institute of Technology, पटना। इस वीडियो में हम वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और पूरे 3D विजुलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे। कि मोस्ट ऑफ द जगह आपने पढ़ा होगा कि जो वेक्टर पढ़ाते हैं वो 2D फिगर ड्रा करके समझाते हैं, तो वो उसको समझना थोड़ा हार्ड होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने 3D इमेजेस 3D विजुलाइजेशन वाली सारी इमेजेस ड्रा करके बना करके यहाँ लाया हुआ है। तो जिससे आपको स्पेस में एक वेक्टर ड्रॉ करना, उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी समझने के लिए। तो इस लेक्चर का मोटिव यही है कि सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से विजुलाइज करके पढ़ाना है, जिससे कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअल में एक 3D में वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर का कंटेंट क्या होगा हमारा। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वेक्टर के इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन पे मूव करने से पहले हम समझते हैं वेक्टर के बारे में थोड़ा। देखो, हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। सपोज कोई बोल दिया कि 1 आवर टाइम, ओके, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 3 मीटर डिस्टेंस। तो अगर कोई 1 आवर टाइम बोल रहा है तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात हो रही है कि नहीं। अगर 35 डिग्री सेल्सियस का कोई टेम्परेचर बोल रहा है तो यहाँ डायरेक्शन का कोई सेंस बनता है कि नहीं। बट अगर कोई बोलता है एक पार्टिकल है जो 3 मीटर मूव किया है, तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन का समझ में आ रहा है। अगर कोई पार्टिकल अगर 3 मीटर मूव किया है, फिर ये भी तो बताओ ना कि 3 मीटर किस डायरेक्शन में मूव किया है वो। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वो 3 मीटर में मूव किया है। सपोज करो एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स एफ लगा रहा है, ठीक है, F1 लगा रहा है। एक आदमी ए है, वो एफ फोर्स लगा रहा है F, बट कोई दूसरा आदमी है FB इस पे फोर्स लगा रहा है। क्या क्या ये इनका सेम होगा? सेम फोर्स इस पे लगेगा, इस ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में लगेगा? नहीं। जो अगर FA लगाएगा तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, बट अगर FB इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल इधर भी मूव, ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा मूव करेगा और ये राइट डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो इसमें क्या, जो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स है, ये डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे हमने 30 जूल वर्क किया, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी अगर 30 जूल वर्क किया, तो इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस आता है क्या? हमने कहाँ वर्क किया, कैसे वर्क किया, कोई मैटर नहीं करता, बट हमने 30 जूल वर्क किया। बट अगर अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी ब्लॉक पे, तो इसमें डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में अगर लगा लेंगे तो इधर जाने लगेगा 20 न्यूटन, अगर इधर लगाएंगे तो ऊपर जाने लगेगा, इधर लगाएंगे तो 20 न्यूटन नीचे लगने लगेगा। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, बट कुछ क्वांटिटी जैसे टाइम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, इसमें डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के भी काम चल जाता है। जैसे यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। नहीं तो इसकी अगर 3 मीटर, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। तो इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है क्वांटिटीज में। तो ऐसी क्वांटिटीज है, जैसे हो गया फोर्स हो गया, ये हो गया, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। अगर जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी कॉन्सेप्ट को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो वेक्टर क्या बोलता है, एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड। जैसे इसमें 3 मीटर ये मूव किया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 3 मीटर, एज वेल एज डायरेक्शन, कि उसका मैग्नीट्यूड हो कि वो कितना मीटर मूव किया है और किस डायरेक्शन में मूव किया है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। वेक्टर क्या बोलता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी हो उस क्वांटिटी का और उसका डायरेक्शन भी हो, तब हम उसको वेक्टर बोल देंगे। तो फोर्स में हम क्या बोल देंगे, ये फोर्स इसमें एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स 20 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये कितना वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ये मान मान ले एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो दो टाइप की क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर होती हैं उसमें डायरेक्शन नहीं होती है,
बट जो वेक्टर होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है कि वो कितना मूव किया, कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसका कितना वेट है, फिर वो बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। जैसे हम एक रॉड है, अगर हम इस पे इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर इधर मूव करेगा, अगर इस पे लगाएंगे फोर्स तो ये इधर मूव करेगा। तो टॉर्क में क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आर है, आर इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ कि ज़्यादा लगेगा, और इस डायरेक्शन में लगाओगे तो कम लगेगा, इसमें भी लगाओगे तो कम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन पे फिर इसी को सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर को पढ़ते हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको मैं बताता हूँ। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। एक ऐप क्या, ए मॉड मैग्नीट्यूड को बताता है और एक ऐप उसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए इंटू एक ऐप डायरेक्शन बता रहा है और मॉड ऑफ ए उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है इस वेक्टर के। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, इसने एक्स में कुछ चला होगा, फिर वाई में कुछ चला होगा। अगर ये कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो ये क्या होगा, एक्स में कुछ चला होगा यहाँ तक, और वाई में यहाँ चला होगा यहाँ तक, फिर जेड में चला होगा ये इतना, एक्स में चला, वाई में चला, फिर जेड में, फिर यहाँ पर पॉइंट पी तक पहुँचा। तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक वेक्टर बन गया, ये ओ से लेकर पी तक का एक वेक्टर बन गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होगा, मान लो इसको वेक्टर आर मान लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन होगी आर कैप, इसका मैग्नीट्यूड होगा आर का मॉड। फिर आगे हम देखेंगे कि ये आर मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो जैसे एक पार्टिकल था, ए से बी मूव किया 3 मीटर, ठीक है। तो इसमें हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ मूव किया, या 3 से 6 गया, 5 से 8 गया, ये कहाँ से कहाँ तक गया, उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, उसका टर्मिनल पॉइंट क्या है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोल देंगे, और जहाँ तक जा रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। तो एक वेक्टर है, तो उसकी अगर लेंथ फिक्स है तो उसका कुछ इनिशियल पॉइंट होगा और टर्मिनल पॉइंट होगा। तो वेक्टर तो की मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी 2, 3, 5, 6 या कुछ भी उसकी लेंथ फिक्स होगी। तो फिक्स होगी तो क्या, उसका इनिशियल पॉइंट होगा, कुछ टर्मिनल पॉइंट होगा। अब हमको अगर 2 पॉइंट दिए हैं, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल, ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, फिर हम इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। आगे के फार्मूले में हम देखेंगे कि अगर हमको इनिशियल पॉइंट दिया है, टर्मिनल पॉइंट दिया है, तो उसकी लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, उस वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, आगे में हम समझते हैं। अब आ जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, जैसे कोई एक पार्टिकल ए से बी गया, ठीक है, फिर वो बी से सी चला गया, और ए से डायरेक्ट सी चला गया। तो ट्रायंगल लॉ बोलता है ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, या डायरेक्ट ए से सी चले जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेम होगा, या तो ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, चाहे ए से डायरेक्ट सी चले जाओ। ये ट्रायंगल लॉ यही बोलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा। जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे हमने ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से सी चला गया, सी से डी चला गया, और चाहे हम ए से डायरेक्ट डी चले जाएं, तो ये बात सेम ही होगी। ए से बी जाएं, बी से सी, फिर सी से डी, चाहे ए से डी डायरेक्ट चले जाएं। ए से डी डायरेक्ट चले जाते हैं, या तो ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो ये बात बराबर हो गई। ये बोलता है ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ।
जैसे एक वेक्टर ए था, उसमें कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, एक हम इसी की पैरेलल एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे, ये वेक्टर बी इसी के पैरेलल में, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि जो ये थर्ड वेक्टर होगा, जो इसका डायगोनल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर जो आर होगा डायगोनल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बोलता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन मेनली ये डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड होता है, या डायरेक्ट चले जाओ ए से सी, या ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ, तो ये ट्रायंगल लॉ था, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फिर अब इसी का यूज करके हम आगे के फार्मूले ड्राइव करेंगे, फिर ए से बी तक का जो अगर 2 पॉइंट ए बी दिए हैं तो उससे वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसी का यूज करके आगे के सारे कैलकुलेशन हम करेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। अब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, सपोज करो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2 z2, ठीक है। अब ए से बी तक पार्टिकल कोई मूव कर रहा है सपोज करो, तो ये ए बी वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि ए बी वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर इसमें भी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, ट्रायंगल लगा कैसे लगाएंगे, ये हमारा ए है x1 y1 z1, और ये बी है x2 y2 z2, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करेंगे ओ ए कितना होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये ओ ए हो गया। और ओ से बी क्या होगा, ओ से बी होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हमारा हो गया ओ से बी। अब हमको फाइंड करना है ए से बी, हमारा मोटिव क्या है, ए से बी फाइंड, ए से बी जो वेक्टर है उसको कैसे फाइंड करेंगे, फिर ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, ए से बी क्या होगा, ओ से बी माइनस ओ से ए, ओ से बी माइनस ओ से ए, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, z2 माइनस z1k। तो हम अगर 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो उसका वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उनके जो x कोऑर्डिनेट के साथ सब्सट्रैक्शन करेंगे, y का y के साथ, z का z के साथ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको एक वो वेक्टर मिल जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1k, ठीक है। तो ये था, अगर 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो उस वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, उसका फाइंड करने का ये फार्मूला था, ठीक है। अब आगे हम ये भी सीखेंगे कि इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमने वेक्टर तो फाइंड कर लिया, अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट में देखते हैं को लेंथ भी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वेक्टर ए बी सी आर द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो ये बी सी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर ए से, बी से सी वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, सी से ए वेक्टर बी से, सी से ए इसको वेक्टर बी से, एंड ए से बी वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों का सम कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों का सम करेंगे तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये 0 हो जाएगा। अब इसमें हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर इस ऑप्शन से मैच करेंगे, बट अभी हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा नहीं है, तो आगे जैसे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ लेते हैं फिर आकर इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। बट अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तक पढ़ा है तो ये पहली इक्वेशन हमने बना ली है,
फिर आगे पढ़ते हैं, फिर आकर इसको सॉल्व करेंगे दोबारा, ठीक है। फिर आगे का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि एक पार्टिकल है, ए से बी मूव कर रहा है, ठीक है। वही सेम एग्जांपल, ए से बी मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये वाई से कितना एंगल बना रहा है, और ये पार्टिकल जेड से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं एक दूसरा पार्टिकल सी से डी मूव कर रहा है, ठीक है। फिर ये पार्टिकल ए से बी है, पार्टिकल P1, ये दूसरे पार्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, और ए से बी अगर मूव कर रहा है ये पार्टिकल, तो ये कितना, इसकी लेंथ कितनी होगी इसके। तो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि वो एंगल कितना बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस से पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो, और ये कितना मूव कर रहा है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो इन दोनों को समझने के लिए, इन दोनों को कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बोलता है, अगर इसको देखेंगे, ये पार्टिकल ओ से पी पर गया है, ठीक है, ओरिजिन है ओ, यहाँ से पी तक गया, तो इसने एक्स में कितना मूव किया है, एक्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये, ठीक है, ये एक्स है। तो ये जो एक्स से एंगल बना रहा है इसको अल्फा बोलेंगे, और ये जो वाई से एंगल बना रहा है इसको बीटा बोलेंगे, और ये जेड से ये जितना एंगल बना रहा है ये वेक्टर आर, इसको गामा बोलेंगे। तो यहाँ अगर हम कास अल्फा की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो क्या होगी, कास अल्फा होगा एक्स बाई मॉड आर, ये वेक्टर आर है, तो इसकी लेंथ होगी मॉड आर। बट अभी मॉड आर को कैलकुलेट करना हम नहीं जानते हैं, बट यहाँ लिख ले रहे हैं, आगे जैसे ही जान जाएंगे फिर आकर यहाँ इसको आगे सॉल्व कर देंगे। फिर ऐसे वाई के लिए क्या होगा, ये इतना वाई होगा, ठीक है, एंड ये जेड के लिए ये इतना जेड होगा, ठीक है। कास बीटा कितना होगा, वाई बाई मॉड आर एंड कास गामा जेड बाई मॉड आर। ये यहाँ से एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जेड है, तो कास गामा इक्वल टू जेड बाई आर। अब हमको ये मॉड आर कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मॉड आर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले ये एक कॉन्सेप्ट और है, जो कास अल्फा कास बीटा कास गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है। ये जो एंगल बना रहा है ये तो डायरेक्शन एंगल था, और ये इसका कॉस वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको एल एम एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, वेक्टर आर का मॉड इंटू एल, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेक्टर आर का मॉड इंटू एम, जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, वेक्टर आर का मॉड एन, ठीक है। ये अगर हमको ये लेंथ वेक्टर आर के वैल्यू पता है और डायरेक्शन कोसाइन पता है एल एम एन, तो हम उसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फिर आगे का कॉन्सेप्ट था कि इसकी वेक्टर मॉड आर को कैलकुलेट करना। मॉड आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो वेक्टर आर था इसकी लेंथ को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये पार्टिकल क्या था, एक्स में कुछ मूव किया, ये पार्टिकल एक्स में कुछ चला, फिर वाई में कुछ चला, तो ये कितना मूव किया, ये टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स में पहले चला फिर वाई में चला, तो अभी ओरिजिन से यहाँ तक आ गया है, पी डैश तक आया है सपोज करो।
अब ये P डैश से P तक जाएगा, तो P ऊपर Z में भी कुछ ट्रेवल करेगा, तो ये प्लेन, ये पूरा XY प्लेन है, तो इस प्लेन से ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइनल ये वेक्टर R होगा, और इसकी मॉड कितना होगा, ये फाइनल वेक्टर R, इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, ये पहला ये डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से O से P डैश तक गया है, तो उसमें कितना चला, O से P डैश तक जितना चला है उसका स्क्वायर, प्लस P डैश से P तक जितना चला उसका स्क्वायर। O से P डैश में कितना चला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर P डैश से P कितना है, Z है। तो अगर ओरिजिन से एक्स वाई जेड अगर गया है तो उसकी डिस्टेंस को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट अभी तो ये ओरिजिन से जा रहा है, अगर ये कोई एक पॉइंट होता ए से बी तक, ए से बी तक जाता, अगर x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक जाता है, x2 y2 z2, अगर ये यहाँ ओरिजिन था तो हमने ये फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट अगर ये पार्टिकल ये ए से बी तक जा रहा है, तो फिर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल पहले ए पे था, ठीक है, ए पे था, अब ए से बी पे जा रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 2 था, अब 2 से 7 पे गया, तो एक्स में कितना चेंज हुआ, 5, मीन्स x1 से x2 जाने में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स क्या था, x2 माइनस x1, तो x1 से x2 x डायरेक्शन में वो पार्टिकल कितना मूव किया, ए से बी जाने में, ये पार्टिकल ए से बी जाने में x डायरेक्शन में कितना मूव किया, x2 माइनस x1, ठीक है, और ए से बी जाने में y डायरेक्शन में कितना मूव किया, y2 माइनस y1, z डायरेक्शन में कितना मूव किया, z2 माइनस z1। तो पहले ये x1 से x2 पे जाएगा, तो कितना मूव किया, 5, फिर y1 से y2 पे आया, कितना मूव किया, फिर डेल्टा y कितना होगा, 5। तो अभी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1 से x2 y1 से y2 में ये होगा, अभी तक का ये डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक है। बट अभी तो यहाँ पर आया है y1 से y2, अभी एक्स वाई प्लेन में ही ट्रेवल किया है, अब z में भी जाएगा, फिर ये z1 था, अब z1 से z2 पे जाएगा, z1 कितना था, 1 था, अब 1 से 5 पे जाएगा, तो कितना मूव किया, डेल्टा वाई कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। फिर z1 से z2 पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में कितना मूव किया, z2 माइनस z1, ठीक है। अब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ए बी, इसकी डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स में कितना ट्रेवल किए हो तुम, प्लस वाई में कितना ट्रेवल किए हो, प्लस जेड में कितना ट्रेवल किए हो, ठीक है। तो एक्स में था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वाई में था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। ये था कि ये अगर कोई पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है तो उसको इस फार्मूले से उसकी डिस्टेंस को निकालेंगे। बट वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। तो ये तो हमने पहले पढ़ा था कि ए से बी मूव कर रहा है तो उसका वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी। और अभी हमने पढ़ लिया कि उसकी डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फिर इसमें रिलेशन ये बनता है कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम कैसे डायरेक्ट बोल देंगे उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर
वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो उस वेक्टर की पूरी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी कि उसका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर ए से बी तक में जा रहा है तो। ये समझ में आ गया ना कि वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं अगर हमको 2 पॉइंट दिया हो तो। ठीक है ना? फिर देखते हैं आगे का क्या है। हाँ, अब आ जाता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहला होता है जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, फिर ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है जीरो वेक्टर। ठीक है? और दूसरा है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी। सपोज करो एक वेक्टर आर है, ठीक है? अगर इसका मॉड निकालेंगे, अगर 1 आ रहा है तो ये यूनिट वेक्टर होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है? दूसरा वेक्टर बी है, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट इनिशियल पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। इनिशियल पॉइंट अगर नहीं भी सेम है तब भी चलेगा, बट दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा तब हम उसको बोल देंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है? फिर फोर्थ है टाइप वेक्टर का निगेटिव वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड एज अ गिवन वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन। निगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे? उसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट निगेटिव डायरेक्शन हो। अगर एक एक्स में जा रहा है तो दूसरा माइनस एक्स में जाना चाहिए, एक वाई में जा रहा है तो दूसरा माइनस वाई में जाना चाहिए। तो दूसरा वेक्टर जो होगा पहला वेक्टर के निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा बट उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये होता है निगेटिव वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। सपोज करो दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो इनका इनिशियल पॉइंट ए है मान लो, तो ये क्या है? सेम है। जब दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट जो है वेक्टर का टाइप है कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम ऑफ पैरेलल सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? कोलिनियर वेक्टर 6 नंबर वाले को समझते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या बोलते हैं? सेम, वो दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल हो या सेम लाइन के डायरेक्शन में हो। सपोज करो एक लाइन है, एक लाइन है ए से बी, ठीक है? तो दो वेक्टर होंगे, जैसे वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। सेम एक लाइन है ए बी, इसी लाइन के डायरेक्शन में होंगे। तो अगर ऐसे हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन के डायरेक्शन में, या ये अपोजिट भी हो सकते हैं, बट हाँ उसी लाइन के डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है? तो इसकी मान लो इसकी डायरेक्शन डी कैप थी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम 2 यूनिट। तो ये दो है इसका मैग्नीट्यूड, बट इसकी डायरेक्शन क्या है? डी कैप है। अब वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते 5 है, बट डायरेक्शन इसकी सेम है, इसकी भी डायरेक्शन डी की डायरेक्शन में ही है। तो क्या हम यहाँ कुछ रिलेशन बना सकते हैं क्या ए और बी के बीच में? या बी ए को ऐसे लिख सकते हैं कि वो बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बी को ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम बी को देखते हैं, क्या बी अगर ए में कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बी के बराबर हो जाता है। सपोज ए में अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर ए में, तो क्या वो वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा? अगर ए में वेक्टर ए में 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 5/2 वेक्टर ए क्या था? 2a कैप, तो ये आ जाता है 5a कैप। क्या ये वेक्टर बी के बराबर है? हाँ, ये वेक्टर बी के बराबर है। तो ये बोलता है, इसमें हम एक रिलेशन बना सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, कि वेक्टर ए में हमने कुछ कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो वो दूसरे वेक्टर के बराबर हो गया। ये बोलता है कोलिनियर वेक्टर, जब वो एक ही लाइन में हो। बट अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव हो गई तो ये क्या होगा? ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, बट होगा एक ही लाइन में। ए बी लाइन है तो ए बी लाइन में ही होगा। बट अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हम इसको दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर में लिख सकते हैं,
कुछ लैम्डा कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो सपोज करो एक वेक्टर बी था, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। और दूसरा वेक्टर ए था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के इक्वल टू लैम्डा ए एक्स आई प्लस लैम्डा ए वाई जे प्लस लैम्डा ए जेड के, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बी एक्स बाई ए एक्स इक्वल टू बी वाई बाई ए वाई इक्वल टू बी जेड बाई ए जेड, ठीक है। अगर दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन बनती है कि उनके कॉफिशिएंट्स का रेशियो जो होगा सेम होगा, एक्स के कॉफिशिएंट, वाई के कॉफिशिएंट एंड जेड कॉफिशिएंट, इनका जो रेशियो होगा सेम होगा। ये कब होगा सेम, जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर, इफ दे लाई इन सेम प्लेन आर देयर सपोर्ट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो दो वेक्टर कोप्लेनर कब कहलाएंगे, या तो एक प्लेन है उसी में दोनों हों, या तो क्या हो वो दूसरी पोजीशन पे है बट जो प्लेन दिया हुआ है उसी प्लेन के पैरेलल है वो। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि दो वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। सपोज करो एक प्लेन है, इसी में दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या तो नहीं है तो इसी वेक्टर इसी प्लेन के पैरेलल में दोनों वेक्टर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे कि आगे जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, फिर हम समझेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ वो कोप्लेनर हैं, उसके उसका क्या फार्मूला होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये तीसरा वेक्टर फाइंड करना है उसी प्लेन में तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। फिर जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ लेंगे फिर इसको समझते हैं, तब ये समझना आसान हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। फिर नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। जब क्या होती है उनकी डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर हैं, मान लो सपोज करो वेक्टर ए है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये लाइक कब कराएंगे, बी बी बोलेगा ए तुम मेरे लाइक हो, कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। भले उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ये मान लो ये 2 ही यूनिट चल रहा है या ये 10 यूनिट चल रहा है, बट सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन उनका डिस्प्लेसमेंट है, सेम ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो बोलते हैं तुम मेरे लाइक हो, कब लाइक कहलाओगे, जब तुम मेरे ही डायरेक्शन में चलोगे, बी बोलता है इसमें। तो ये था लाइक वेक्टर। अगर अनलाइक में क्या होता है कि अगर ए एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी उसके जस्ट अपोजिट जाएगा, माइनस एक्स में जाएगा। तो अगर ए बोल रहा है ट्रू तो बी बोलेगा फॉल्स। ये ऐसा हो रहा है। अनलाइक में क्या होता है, जस्ट अपोज करते हैं दोनों वेक्टर, बट उनका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये था लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ कंडीशन पढ़ लिया कि कोलिनियरिटी कंडीशन, आगे हम कोप्लेनर की भी कंडीशन पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सपोज करो एक लाइन है, इस पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं ए बी एंड सी। तो ए से बी वेक्टर ये हो गया, ये हो गया बी से सी वेक्टर। तो ए से बी कैसे फाइंड करेंगे, ए से बी होगा 1 माइनस ए आई प्लस सी माइनस बी जे प्लस माइनस सी के, ठीक है। ये हो गया ए से बी। अब बी से सी कैसे फाइंड करेंगे, माइनस वन आई प्लस माइनस वन माइनस सी जे, ठीक है। ये बी से सी था। अब हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या पड़ेगी, इनके जो कॉफिशिएंट्स का रेशियो है वो सेम होगा, ठीक है। तो -2/1 - ए पहला कॉफिशिएंट हो गया, दूसरा हो गया
-1 माइनस सी बाई सी माइनस बी इक्वल टू 0 बाई माइनस सी। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा सी इंटू सी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सी की दो वैल्यू है, 0 एंड सी की वैल्यू आई -1। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। पहला लेंगे 0, अगर 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये 0 बाई 0 हो जाएगा। ये 2 बाई 1 माइनस ए इक्वल टू 0 बाई 0। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, फिर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं कि ये -1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस इक्वेशन को। तो सी की वैल्यू -1 रख देंगे तो हो जाएगा -2 बाई -1 माइनस बी इक्वल टू 0 बाई +1। ठीक है, तो ये इधर जाएगा -2 इक्वल टू 0। ये क्या ये कभी हो सकता है? नहीं। तो ये हम सी इक्वल टू -1 नहीं ले सकते, तो एक ही वैल्यू को लेंगे सी इक्वल टू 0 को। अब सी इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में रखकर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब सी इक्वल टू अगर 0 को रखते हैं तो ये हो जाएगा -2 बाई 1 माइनस ए इक्वल टू -1 बाई माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 1 माइनस ए। तो ये हो जाएगा ए, ये कैंसिल हो गया, -2b इक्वल टू 1 माइनस ए। तो a -2b इक्वल टू 1, ये किस में सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा एक दूसरा जेईई मेंस का क्वेश्चन है। एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, बी यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये अभी हमने एक प्लेन में अगर दूसरा वेक्टर लाई कर रहा है तो उसकी मैंने कंडीशन अभी पढ़ी नहीं है। फिर अभी हम इसी लेक्चर में आगे जैसे पढ़ लेंगे फिर आकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी इसको मार्क कर देते हैं, अभी सॉल्व नहीं है। फिर जैसे ही उसको पढ़ लेंगे फिर आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है सेक्शन फार्मूला का। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो तीसरा वेक्टर उसको इंटरनली, तीसरा वेक्टर जो होगा वेक्टर आर, या तो उन दोनों वेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा किसी रेशियो में, या तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो हम पहला पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, देखो ये ओ से ए वेक्टर है, ओ से बी वेक्टर है, तो मान लो एक वेक्टर होगा ए से बी भी। ठीक है, ए से बी एक वेक्टर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रेशियो क्या हो रहा है, ए से ओ है, ए से पी है एंड पी से बी है। इसका जो रेशियो कितना आ रहा है, m/n आ रहा है। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे n इंटू ए से पी, वेक्टर कितना होगा, ए से पी कितना होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये हो गया ए से पी। ठीक है, ए से पी वेक्टर ए, इसका टोटल माइनस ए वेक्टर ए। और नेक्स्ट होगा m इंटू वेक्टर पी से बी। पी से बी क्या होगा, पी से बी होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, n वेक्टर आर माइनस n वेक्टर ए इक्वल टू m वेक्टर बी माइनस m वेक्टर आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा m प्लस n वेक्टर आर इक्वल टू m वेक्टर बी प्लस n वेक्टर ए, आर इक्वल टू m वेक्टर बी प्लस n वेक्टर ए बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये हमें एक फार्मूला मिल गया इंटरनल डिवीजन का, कि अगर कोई वेक्टर आर है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन दोनों वेक्टर ए और बी को m रेशियो n में, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। m और ये इसके अपोजिट वाला इसके साथ ले लेंगे और n को इसके अपोजिट वाले के साथ ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके उसके उनके जो रेशियो उनको सम कर देंगे, तो ये तीसरा वेक्टर ओ से पी मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये था इंटरनल डिवीजन। और इसमें थोड़ा एनालिसिस करते हैं इंटरनल डिवीजन में, कि इसमें क्या हो रहा था कि एक पार्टिकल था,
ओ से पी मूव कर रहा है, तो इसको एक वेक्टर है ओ से पी, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला पाया है, एम वेक्टर ओ से पी को कैसे फाइंड करते हैं, एम वेक्टर बी, बी क्या था, ओ से बी प्लस एन वेक्टर ओ से ए और उसके जो रेशियोज हैं उसका सम, ठीक है। तो हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट क्या था, ओ है, सभी में ओ कॉमन है, तो हम ओ से ही अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओ से ही किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक एक तीसरा है वेक्टर आर जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस सेक्शन फार्मूला को हम थोड़ा रिवर्स में सोचते हैं। सपोज कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ए से बी में एक वेक्टर दिया है प्लस 2 टाइम ए से सी में वेक्टर दिया है। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, अगर इसमें हम 3 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो कोई एक वेक्टर ए से पी रहा होगा जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर हमको कोई ऐसे वेक्टर एक दिया हुआ है तो फिर हम उसमें कुछ कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर हम तीसरा एक वेक्टर फाइंड कर सकते हैं उल्टे डायरेक्शन में। अगर ए बी और ए दिया हुआ है तो आर फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ निकाल रहे हैं। तो अगर हमको ये दिया हुआ है तो हम उसके रिवर्स डायरेक्शन में सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, तो हम उसका इनिशियल पॉइंट देखेंगे कि ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, तो ए से पी जो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो एक वेक्टर ए से पी रहा होगा, जिससे ये वेक्टर तीसरा वेक्टर ये जिसके कॉम्बिनेशन से वो आ रहा होगा ए से पी वाला वेक्टर, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हमको उल्टे डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, इंटरनल डिवीजन तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक तीसरा वेक्टर होगा ओ से पी जो है एक वेक्टर जो इसको एक्सटर्नली एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम बाई एन के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को, ठीक है। तो इसमें होगा ओ से ए एक वेक्टर होगा, ओ से बी एक वेक्टर होगा, ओ से पी होगा जो आर होगा और जो जिसको हमें फाइंड करना है। तो एक वेक्टर मान लेते हैं ए से एक पी होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ए से पी की डायरेक्शन में। तो एम बाई एन रेशियो में हम अगर हम कंपेयर करते हैं ए से पी कितना होगा, एम होगा, एंड ए से बी कितना होगा, नहीं बी से पी कितना होगा, एन होगा, एम बाई एन, ए से पी एम होगा एंड बी से पी कितना होगा, एन। तो ये कंडीशन हमको मिल गई। तो अगर इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे ए से पी वेक्टर क्या होगा, ए से पी होगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए से पी क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, एम एम टाइम बी से पी कितना होगा, बी से पी कितना होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे एन वेक्टर आर माइनस एन वेक्टर ए इक्वल टू एम वेक्टर आर माइनस एम वेक्टर बी, ठीक है। अब इसको इस साइड में लाएंगे एन वेक्टर ए को, तो ये हो जाएगा एन वेक्टर ए एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए इक्वल टू आर, आर हो जाएगा आर वेक्टर इंटू एम माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से आर वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए बाय एम माइनस एन, ठीक है। तो अगर इसको हम फिर से विजुलाइज करते हैं, इसको देखते हैं, तो वेक्टर आर क्या था इसमें, ओ से पी एक वेक्टर था, तो बी क्या था, एम ओ से बी एक वेक्टर है, एंड ए क्या है, ओ से ए एक वेक्टर है, और इनके रेशियोज का डिफरेंस है यहाँ पर एम माइनस एन, ठीक है। तो अगर हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ओ से मान लो ए से बी एक वेक्टर दिया है माइनस 2 टाइम ए से सी वेक्टर दिया है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये 3 टाइम है और ये 2 टाइम है, तो ये इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा यहाँ पर आएगा। तो अगर हमें ये इतना ही केवल दिया हुआ है 3 टाइम ए से बी एंड 2 टाइम ए से सी, तो हम एक विजुलाइज कर सकते हैं ना कि ये एक्सटर्नली एक तीसरा वेक्टर होगा जो ए से ही स्टार्ट होगा और इनको 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा इन ए बी और ए सी को।
तो अगर उल्टे डायरेक्शन में इस तरीके से हम सोच सकते हैं इस एक्सटर्नल डिवीजन में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, फिर अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा, हाँ, अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। सपोज एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट हमें निकालना है, इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्या रूल होगा। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लाई करने पर, कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा। तो पहला पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि स्केलर वाला बोलता है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो एक स्केलर आएगा और उसकी कुछ एक वैल्यू होगी और उसका कुछ मीनिंग होगा उस वैल्यू का, बट उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या बोलता है कि दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक तीसरा वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, और ये मल्टीप्लाई करने के दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के, इनका यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ज्योमेट्री में, मैकेनिक्स में और इंजीनियरिंग में, सभी जगह इनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इन सभी का अलग अलग यूज़ होता है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला कॉन्सेप्ट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ए है कोई और उसका वेक्टर बी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बोलता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। थीटा क्या बोलता है, इनके बीच का एंगल। ये थीटा क्या है, इनके बीच का, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, 0 डिग्री, तो जो बी है वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगेगा, बी और ए सेम ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अगर cos 0 रख देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये बहुत एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ए और बी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो जाएगी, और ये लाइक वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। लाइक वेक्टर मीन्स सेम डायरेक्शन में। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू अगर जितनी कम है वो एक दूसरे के उतने ही सिमिलर हैं। जैसे 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 हम अगर थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो ये एक इनके बीच की सिमिलरिटी जो है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की है, ये कम होती जाएगी। और जैसे हम थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएँ और 90 तक पहुँच गए, 90 तक पहुँच जाएंगे, फिर क्या होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और इनके भी एंगल 90 डिग्री है। ये बोलेगा, वेक्टर ए बोलेगा वेक्टर बी, तुम तो मेरे से बिल्कुल ही सिमिलर नहीं हो, हमारे बीच की सिमिलरिटी तो एकदम 0 हो गई। तो मैं तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तुम तो वाई में जा रहे हो। पहले था कि तुम्हारा कुछ कंपोनेंट एक्स में था, बट अभी क्या है, तुम्हारा कोई भी कंपोनेंट एक्स में नहीं है, सब तो 0 हो गया एक्स में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी सिमिलरिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इन दोनों के वैसे ही देखेंगे तो सिमिलरिटी 0 हो गई, बट फार्मूले में अगर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो ये ए डॉट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच की सिमिलरिटी 0 होती है। तो वैसे ही फार्मूले से रख कर निकाल लो, या चाहे ऐसे ही देख कर बता दो, हाँ इनके बीच की सिमिलरिटी तो एकदम 0 हो गई है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गई तो इसका ये x था और माइनस एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा और y डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा इस वेक्टर b का। तो माइनस एक्स वाला कंपोनेंट क्या बोलेगा, वेक्टर ए के तो ये तो एकदम बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, इसका जो माइनस एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है। तो पहले तो क्या था, इसकी पहले सिमिलरिटी घटी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते गए सिमिलरिटी घटी, और एक टाइम पे आकर सिमिलरिटी 0 हो गई। अब तो बोल रहा है भाई तुम तो 0 तो हो गया, ठीक है, अब तुम एकदम निगेटिव में जा रहे हो, हमारे बीच की सिमिलरिटी निगेटिव में मैच कर रही है। पहले तो कुछ मैच भी करती थी, फिर एक भी नहीं मैच कर रही, अब तो निगेटिव में भी मैच कर रही है। अगर मैं 5 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ तो -5 जा रहे हो, उल्टा ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वेक्टर ए डॉट बी क्या होता जाएगा,
लेस देन जीरो, उनके बीच की सिमिलैरिटी जीरो हो जाएगी, तो मीन्स कॉस थीटा अगर 90 से ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू जीरो से कम होती जाएगी, वो निगेटिव होता जाएगा। तो एक तो ये बताता है सिमिलैरिटी कितनी है, ये डॉट प्रोडक्ट। यहाँ वही बताया गया है कि अगर एंगल अगर एक्यूट होगा मीन्स 90 से अगर कम होगा तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, और एंगल ऑब्ट्यूस होगा यानी 90 से ज़्यादा होगा तो ए डॉट बी निगेटिव होगा, और जब एंगल दो दोनों परपेंडिकुलर होंगे और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। फिर चौथा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेल्फ प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड कॉस जीरो की वैल्यू 1 हुई तो वेक्टर ए के मॉड का होल स्क्वायर, ए डॉट ए क्या होता है, वेक्टर ए के मॉड का होल स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर आर दिया हुआ है उसका सेल्फ के साथ डॉट लेंगे तो आर स्क्वायर उसके मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर निकालना है, ए प्लस बी वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, इसका सेल्फ प्रोडक्ट ले लेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। अगर ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर अगर पूछा होता तो हम यहाँ क्या करते, सेल्फ प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ ए के मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर सी के मॉड का स्क्वायर टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तो ये 3 होगा। अगर 4 होता तो फिर उनका ऐसे दोनों के साथ सेल्फ प्रोडक्ट निकाल लेकर यहाँ पर इस फार्मूले से निकाल देते, 4 का होता 5, कितने भी हो उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेकर उसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन। एक लाइन दी हुई है ए से बी, ठीक है, एक वेक्टर है बी, ए से बी एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर बी है, तो इस लाइन को मान लो वेक्टर ए बोल देते हैं, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जो वेक्टर बी है इसका वेक्टर ए पे कितना प्रोजेक्शन है। अगर हम ऊपर से इसे टार्च मारते हैं तो कितना एरिया शेडेड होगा वेक्टर ए पर, तो ये वाला, तो इसका प्रोजेक्शन कितना होगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पे, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम 2D में ड्रा करके समझते हैं कि जैसे कोई एक वेक्टर है, ओरिजिन से इसका पॉइंट बी तक में एक्स कमा वाई वेक्टर आर है, तो इसका मॉड आर का मैग्नीट्यूड होगा आर मॉड, और ये एंगल एक्स से थीटा एंगल बना रहा है, एक्स है वाई है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, इसका एक्स डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन होगा, तो ये लेंथ जो होगी एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर की वही इसका प्रोजेक्शन होगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा वेक्टर आर का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। और हम अगर इस डायरेक्शन से अगर टार्च मारते हैं इस पे इस वेक्टर पे, तो ये कितना एरिया सेट करेगा इस पे वाई पे, ये सेट करेगा वेक्टर आर का मॉड साइन थीटा, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी ये इतना ही एरिया सेट करेगा इस वाई पे, तो ये होगा वेक्टर आर का मॉड साइन थीटा। तो ये इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर एक वेक्टर बी है उसका वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो वेक्टर बी है किस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, ए की डायरेक्शन में, तो ये कितना एरिया सेट करेगा, उसके उसके यूनिट वेक्टर से मॉड कर डॉट कर देंगे, तो ये उसका कंपोनेंट आ जाएगा ए की डायरेक्शन में, वेक्टर बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, इतना होगा वेक्टर बी डॉट ए कैप, और वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में अगर निकालना होगा तो वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए है किसकी डायरेक्शन में, बी कैप की डायरेक्शन में, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा, ये तो
वैल्यू बता रही है कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पे कितना प्रोजेक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो कितना था वेक्टर बी डॉट ए कैप, बट वेक्टर प्रोजेक्शन कितना होगा। अगर कोई एक वेक्टर हो प्रोजेक्शन निकालते हैं वेक्टर बी का एक डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, ए बी डॉट ए कैप था, बट इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। इसके एक ऐप से ये इस डायरेक्शन में जाएगी एक ऐप, तो वेक्टर बी का एक डायरेक्शन में वेक्टर प्रोजेक्शन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी का ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया प्रोजेक्शन से। और इसका वेक्टर प्रोजेक्शन यानी एक डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना होगा, कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा बी डॉट ए एक ऐप एंड इसकी डायरेक्शन एक ऐप। ठीक है, ये वेक्टर प्रोजेक्शन हो गया। अभी जेई का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रोजेक्शन से रिलेटेड। इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर आर इक्वल। एक कोई एक वेक्टर है, क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, जिसका तीनों वेक्टर पर प्रोजेक्शन इक्वल है। तो क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, वेक्टर ए का A1 पे प्रोजेक्शन इक्वल टू वेक्टर ए का A2 पर प्रोजेक्शन इक्वल टू वेक्टर ए का A3 पर प्रोजेक्शन, सभी इक्वल होंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों वेक्टर का, उसके A1 A2 A3 के सभी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z बाई 3, इसका मैग्नीट्यूड 3 होगा। फिर दूसरे A2 वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये होगा x प्लस 2y माइनस 2z बाई 3, तीसरा होगा z बाई 1। ठीक है, तब सभी को कंपेयर करेंगे। तो पहला इक्वेशन आएगा x प्लस 2y माइनस 5z, इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा, पहला ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस वाई, इधर जाएगा 3z होगा, ये आएगा माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, x हो जाएगा माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इक्वेशन कितना आ जाएगी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5y हो जाएगा, 6y, 6 में से 5y, ये इसमें से माइनस 9z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया y इक्वल टू 9/5z। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली में और दूसरी वाली से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली में 2 से मल्टीप्लाई करके पहली वाली में ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7z इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 7/5z, ये आ गया। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू को इसमें वेक्टर ए में रख देंगे, वेक्टर ए में रख देंगे तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 7/5z i प्लस y की जगह रखेंगे 9/5z j प्लस z के। ठीक है, अब इसमें से हम z/5 अगर कॉमन ले लें तो होगा 7i प्लस 9j प्लस 5k। ठीक है, और हमको वेक्टर ए नहीं बताना है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताना है, एक ऐप बताना है। एक ऐप कितना होगा, वेक्टर ए का वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर ए तो यही सेम होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इनका तीनों का स्क्वायर लेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे,
बट यहाँ एक कांस्टेंट नंबर भी है, तो अगर ये ऊपर नीचे दोनों होगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो इतने अंदर वाले पार्ट को देखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/रूट में 49 प्लस 81 प्लस 25, ये हो जाएगा 155। ठीक है, और ये अंदर वाला तो सेम रहेगा, ये चौथे ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये था जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन। अभी एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, थ्री वेक्टर सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दिया हुआ है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ए प्लस बी जो है सी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, और ए डॉट बी क्या होगा, b1 प्लस बी टू प्लस 2, b1 प्लस बी टू प्लस 2 इक्वल टू ए का मॉड कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 4। ठीक है, तो b1 प्लस बी टू कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ ए डॉट सी कितना होगा, ए डॉट सी 5 प्लस 1 प्लस 2, 5 प्लस 1 प्लस 2 8 हो जाएगा, प्लस बी डॉट सी कितना होगा, b1 प्लस बी टू प्लस 2, b1 प्लस बी टू प्लस 2 इक्वल टू 0। नहीं, बी डॉट सी हो 5b1, ओके सॉरी, बी डॉट सी होगा 5, 8 प्लस 5b1 प्लस b2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 5b1 प्लस b2 इक्वल टू -10, और इसमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4b1 इक्वल टू -10 -2 -12, b1 इक्वल टू -3 एंड b2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा वेक्टर भी कितना आ जाएगा, b1i -3i प्लस 5j प्लस √2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 प्लस 25 प्लस 2। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे डिफाइन होता है, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स इनके बीच का एंगल, एंड एन कैप। एन कैप बताता है ए और बी से, वेक्टर ए और बी के क्रॉस करने पर जो वेक्टर तीसरा वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें एन कैप बताएगा। इतना तो एक नंबर हो गई, जो एक मैग्नीट्यूड होगा इस ए क्रॉस बी का, बट एन कैप क्या होगा, एन कैप इसकी डायरेक्शन को बताएगा। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, सपोज करो यहाँ पर एक वेक्टर था, मान लेते हैं एक वेक्टर ये हो गया ए, वेक्टर बी एंड दूसरा वेक्टर हो गया ए, एक वेक्टर बी हो गया, एक वेक्टर ए हो गया। अगर हम बी से ए की डायरेक्शन में चलेंगे और राइट हैंड थंब रूल से बी से ए की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा थंब ए से बी में अगर जाएंगे तो हमारा थंब ऊपर होगा, और बी से अगर ए में जाएंगे तो हमारा थंब भी इस साइड में आएगा। तो ये जो हमारा थंब होता है ये हमारे डायरेक्शन को बताता है। अगर यहाँ पर ए से बी में जा रहे हैं, इस वेक्टर में ए से बी में अगर जा रहे हैं तो हमारा थंब ऊपर की ओर होगा, इस साइड में ऊपर की ओर में, तो ये हमारा एन कैप होगा। अगर बी से ए में आएंगे अगर उल्टा, तो हमारा ये थंब नीचे की ओर होगा, तो ये जाएगा नीचे की ओर। हमारा तीसरे वेक्टर जो होगा, जो ए क्रॉस बी से आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप होगी। तो ये राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं।
अब हम देखते हैं कि इसको ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर दो दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, ए वेक्टर ए है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे एंड ए जेड के, ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। तो अब इनका दोनों का क्रॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके क्रॉस से तीसरा वेक्टर कैसे आएगा, तो उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं आई जे के, यहाँ पहले वेक्टर को लिख देंगे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो होगा हमारा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, आई ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। ऐसे जे के लिए हो माइनस जे के लिए होगा प्लस के लिए होगा। तो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी या तो ऐसे पहले वाले फार्मूले से निकाल लो या तो यहाँ पर दूसरे वाले से निकाल लो, ठीक है। पहला वाला ये था और ये दूसरा वाला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है कि ए क्रॉस बी से जो तीसरा वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन को हम इसके राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं एक्चुअली वो क्रॉस प्रोडक्ट दिखता कैसे है। तो जैसे एक वेक्टर ए था, यहाँ समझते हैं एक क्रॉस प्रोडक्ट दिखता कैसे है। एक वेक्टर ए था एंड दूसरा वेक्टर था बी, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये वेक्टर, इसकी लेंथ वेक्टर ए का मॉड होगी, बी का मॉड होगी इसकी लेंथ, एंड ऊपर वाले की लेंथ होगी वेक्टर ए के का मॉड, ये इसकी लेंथ होगी। अगर इस पे हम ऐसे परपेंडिकुलर गिराते हैं इस वेक्टर पे, ये एंगल थीटा होगा और इधर भी एक परपेंडिकुलर, तो ये जो इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करते हैं इस वाले पार्ट का, इसका पूरा एरिया कितना होगा, ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया क्या होगा। एरिया ए और बी के से वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको पूरे एरिया को तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो एरिया होगा इसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं। ये क्या बन गया है, ये एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल इसका एरिया कितना होगा, वेक्टर ए का मॉड ये और इसकी हाइट कितनी होगी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी मॉड भी साइन थीटा होगा। तो इसकी हाइट कितनी होगी, मॉड भी साइन थीटा। तो इसका एरिया क्या निकला, इस पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड एंड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा एरिया निकल गया इस पैरेललोग्राम का। बट आपने पढ़ा होगा एरिया की एक डायरेक्शन होती है। अगर एरिया की क्या, जो अगर कोई एरिया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी इस एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वही उसकी डायरेक्शन होती है। एरिया कभी एक डायरेक्शन में, जैसे अगर कोई एक्स वाई प्लेन में है कोई एरिया, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो एरिया होगा जेड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो ये एरिया एक्स डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उसकी डायरेक्शन एरिया की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसी तरीके से ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड तो होगा वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा, बट ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप होगी। तो एरिया जो होगा, एरिया के क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा, और एरिया की डायरेक्शन होती है और किस डायरेक्शन होगी, एन कैप, जो इसके परपेंडिकुलर होगा।
तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है, वेक्टर एरिया वेक्टर को। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। एन कैप होता है यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के, इस ए एंड बी के जो प्लेन्स के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वो वही होता है एन कैप, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसको ए क्रॉस बी से कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ट्रायंगल। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से जो ये एरिया आ रहा है, अगर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा इससे, ठीक है। तो हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये भी हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है। तो ये जो एरिया होगा और ये एरिया A1 एंड A2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, A1 इक्वल टू A2 हो गए। और टोटल एरिया क्या है, ए क्रॉस बी है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी एरिया वेक्टर, एंड इसका एरिया का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल का एरिया। बट एरिया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया हो ऐसा इस टाइप में, और इसके दोनों वेक्टर डायगोनल दिए हुए हों, ये D1 वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया D2 वेक्टर, ठीक है। तो इसका एरिया जो होता है हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। जो एरिया की वैल्यू होती है D1 क्रॉस D2, इसका मॉड होता है। कोई भी कोऑर्डिनेटर हो उसका दोनों डायगोनल दिए होंगे, उनका क्रॉस निकाल कर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा। ये एरिया हाफ कोऑर्डिनेटरल होता है किसी भी कोऑर्डिनेटरल में, ए बी सी डी में। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। तो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी प्लस टू वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो सभी की वैल्यू वन वन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा वन इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा क्या है, इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए और सी के बीच का अगर हमें एंगल मिल जाए तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इस साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। अब हमको कहीं से भी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो ए और सी के बीच डॉट प्रोडक्ट हमें पता हो, या ए और सी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता नहीं है। अगर हमको ए और सी के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट पता होगा तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड वन होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे अगर हमें ये ए और सी के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें पता हो तो उसी इसी डॉट प्रोडक्ट और थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए इस इक्वेशन में चलते हैं जो हमें इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन में पहले ए से डॉट ले लेते हैं। तो अगर ए से डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए वन हो जाएगा, प्लस टू ए डॉट बी प्लस टू ए डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर वन हो गई। अगर इसमें बी से डॉट लेंगे इस इक्वेशन में तो बी डॉट बी तो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस टू वेक्टर बी से डॉट ले रहे हैं तो बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। और सी से डॉट लेंगे तो सी डॉट सी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टू। एंड सी से डॉट लेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट सी प्लस टू वेक्टर बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री कर देंगे। इक्वेशन टू माइनस थ्री करेंगे तो ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, एंड बी सी से बी ए वाला कैंसिल हो जाएगी, फिर बचेगा क्या,
वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। और ए डॉट बी जहाँ है वहाँ पर ए डॉट सी रख देंगे, इक्वेशन 1 में जाएंगे, ए डॉट बी जहाँ होगा 1 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट सी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4, ठीक है। फिर ये होगा ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 15/16, तो हो जाएगी रूट में 15/4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, रूट में 15/4। तो हम ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को तीनों ए बी सी से डॉट करके सॉल्व कर लिए तो हमें हमारा आंसर मिल गया, जो होगा सी ऑप्शन, रूट 15/4, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ये जेईई में 2025 का क्वेश्चन है। ये बोला है कि लेट द एंगल थीटा जो 90 से कम है और 0 से बड़ा है बिटवीन टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी। ये एक यूनिट वेक्टर ए है ए कैप एंड दूसरा यूनिट वेक्टर है बी कैप, इसके बीच का एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स रूट में 65/9। तो ये अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 81 माइनस 65 16, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो गई। अब और क्या बोला है, इफ द वेक्टर सी इक्वल टू दिस। अब हमें सी एक वेक्टर सी दिया हुआ है, ये सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वेक्टर सी इक्वल टू 3 ए कैप प्लस 6 बी कैप प्लस 9 ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, 9 सी डॉट ए माइनस 3 सी डॉट बी। तो इसमें हम पहले ए से डॉट करना है तो ए से डॉट कर देंगे, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी डॉट ए कैप से करना है ना कि ए से। तो एक क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए का, तो सी डॉट ए कैप इक्वल टू 3 डॉट ए कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 6 बी कैप डॉट ए कैप, बी कैप डॉट ए कैप, और ये 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ, देखो ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, बी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल थीटा हुआ है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक तीसरा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट उसकी डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों वेक्टर के एन कैप होगी। और अगर फिर हम उसकी परपेंडिकुलर वेक्टर उस परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ फिर उस परपेंडिकुलर वेक्टर का एक साथ डॉट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर है ये इन दोनों के ए और बी के, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके साथ डॉट लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी से वो इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये ए क्रॉस बी है इसके परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के और वेक्टर बी दोनों के। तो इस कंडीशन को याद रखना, ये समझ में आ गया ना क्यों ये 0 हो रहा है। तो ये 0 हो गया, और वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा मॉड ए मॉड बी, और इसके बीच के एंगल कॉस थीटा 4/9। तो वेक्टर सी डॉट ए कैप इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू 4/9, 16/3 हो जाएगा वेक्टर सी डॉट ए कैप, ठीक है। अब इसमें बी कैप के साथ डॉट ले लेंगे, तो बी कैप के साथ अगर डॉट लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर सी
डॉट बी कैप इक्वल टू 3 वेक्टर ए डॉट बी कैप प्लस 6, बी कैप का बी कैप के साथ लेंगे डॉट तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 और ये यहाँ 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? वेक्टर बी कैप डॉट वेक्टर ए कैप क्रॉस वेक्टर बी कैप, ये 0 हो जाएगा। 0 इसलिए होगा कि ये बी भी इन दोनों ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? सी डॉट बी कितना आ गया? वेक्टर सी डॉट बी कैप आ गया 3 इंटू 4/9 प्लस 6 इक्वल टू 22/3 आ गया। अगर हम इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को सी डॉट ए कैप एंड सी डॉट बी कैप को रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू सी डॉट ए कैप कितना होगा? 17/3 माइनस 3 इंटू सी डॉट बी कैप कितना होगा? 22/3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 51 माइनस 22 तो ये हो जाएगा 9 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 29। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 29। तो ठीक है, अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी जेईई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है? लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड वेक्टर सी सच दैट ए माइनस बी, इतने ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? पहली इक्वेशन क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू -18i माइनस 3j प्लस 12k। ठीक है, एंड वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 18i माइनस 3j प्लस 12k। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे तो हमको यहाँ से सी क्रॉस बी भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस सी क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी। अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। एंड बी क्रॉस सी हमको डी दिया हुआ है, यहाँ पर बी क्रॉस सी की वैल्यू डी दिया हुआ है और यहाँ से बी क्रॉस सी आ रहा है। और ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल सकते हैं, ए से और बी से। इसको कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी को लिखेंगे ऐसे आई माइनस जे के, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 माइनस 3 1 3 2 5। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी -17i माइनस 7j प्लस 13k। ठीक है, और ए क्रॉस की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से बी क्रॉस सी मिल जाएगा। बी क्रॉस सी कितना अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -i प्लस 4j माइनस के। ठीक है, ये हमें बी क्रॉस सी यहाँ से मिल गया। ठीक है, और बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा? बी क्रॉस सी इक्वल टू डी है, वेक्टर डी। हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। और ये कितना दिया हुआ है? 2i माइनस 3j प्लस के दिया हुआ है और बी क्रॉस सी भी निकल कर आ गया है। तो इनका डॉट लेंगे, डॉट कितना होगा? 2i माइनस 3j प्लस के, इसका डॉट लेंगे बी क्रॉस सी से -i प्लस 4j माइनस के से। तो इसकी वैल्यू -2 -12 -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमारा आंसर कितना होगा? 15। ठीक है, फिर यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।